डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिका में अब मन मर्जी की सरकार चलाएंगे? जी हाँ, दूसरी बार बतौर राष्ट्रपति उन्होंने शपथ ली है। अगर ट्रंप मन मर्जी चलाएंगे तो क्या चला पाएंगे? क्योंकि इस बार ट्रंप के पास पावर डबल है, सीनेट भी काबू में है, संसद पूरी, कांग्रेस जो है वहां की। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं, यानी कि अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के क्या क्या रास्ते हैं, इसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ले चुके हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा चर्चा में है। बड़े बदलावों का एजेंडा दावा करते हुए व्हाइट हाउस में वापसी की है। पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनको वेलकम होम अगेन की बात कही। पिछली बार घर बड़ा मुश्किल से छोड़ा था उन्होंने। तो और अगर ये बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप के 5 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति चुनावी भाषण हुए, और उस भाषण की बात करें जो उन्होंने ये कहा था कि वादे करने और वादे निभाने के सिद्धांत के तहत शासन करूंगा। तो उन्होंने दावा किया था कि वह अमेरिका को दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। तो बड़ी चीज ये है कि उनके प्रस्तावों और वादों में अमेरिका की सीमा सील करने के लिए मैक्सिको के साथ सीमा पर दीवार बनाए रखना, दीवार का निर्माण जारी रखना और बिना दस्तावेज वाले लाखों विदेशियों को अमेरिका से बाहर निकालने वाले दावे हैं। और बड़ी चीज ये है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा देश निकाला उनके शासनकाल में होगा। सरकार में लाल फीताशाही कम करने, नौकरशाही की जगह DOGE डोज डिपार्टमेंट, और टैक्स घटाने, विदेशी आयात पर टैरिफ समेत कई चीज जो है वो उन्होंने नई लागू करने की बात कही है। चीन के साथ आयात के मामले में 60% तक उन्होंने टैक्स लगाने का वादा किया है। अब बड़ी चीज ये है कि रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रंप का भरोसा है जो उनके समर्थन में है, लेकिन वहां दो जो है सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दोनों में ट्रंप के पास बहुमत है। इसे अमेरिका में एकजुट सरकार को एक शब्द के तहत संबोधित करते हैं जिसे ट्राइफेक्टा कहा जाता है। और इसके अलावा अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहां की एक तीसरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब इसमें इस वक्त 6 जज जो है वो कंजर्वेटिव हैं, जिनमें से 3 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल यानी 16 से 20 के बीच में नियुक्त किया था, और सुप्रीम कोर्ट में 3 लिबरल जज हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट से भी आसानी से हरी झंडी मिल सकती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत की बात करें तो डबल इंजन की सरकार, तो डोनाल्ड ट्रंप की कई इंजन वाली सरकार क्या बेखौफ बेलगाम चलेगी? क्योंकि आज बात करें तो कई बिंदु ऐसे हैं जो अमेरिका के सेटअप के अनुसार ट्रंप को बेलगाम होने से रोकेंगे। उन्हीं बिंदुओं पे आज बात कर रहे हैं, क्योंकि भले ही रिपब्लिकन पार्टी के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप आराम से अपने प्रस्तावों को मंजूर करा लें। और अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन्स जो हैं उनको 220 सीटें मिली हैं और डेमोक्रेटिक को 215 पे, और एक रिपब्लिकन सदस्य ने अपना पद छोड़ दिया, तो रिपब्लिकन रह गए 219, और 2 और सदस्य ये हैं जो सरकारी पदों पर जाएंगे तो उनका भी इस्तीफा होने वाला है। इसका मतलब ये है कि प्रतिनिधि सभा में कम से कम 2 महीनों तक रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत से केवल 2 वोट ही ज्यादा होंगे, जो उनकी पार्टी के लिए ज्यादा आसान स्थिति नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, बड़ी चीज है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 43 सदस्यों के मुकाबले रिपब्लिकन के 53 सदस्य हैं सीनेट में। इसका मतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी के पास बड़े प्रस्तावों को पास कराने के लिए पूर्ण बहुमत से अभी भी 7 वोट कम है। बातचीत वह प्रक्रिया है जो सीनेट के सदस्यों को बजट के प्रावधानों को साधारण बहुमत से 60 सदस्यों के बजाय 51
मतलब साधारण बहुमत से मंजूर कराने की अनुमति देती है। बीते कुछ दशकों में अमेरिकी कांग्रेस में ध्रुवीकरण की वजह से ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन अब सभी मामलों में ऐसा हो नहीं सकता। एक्सपर्ट्स की माने तो वो ये कहते हैं कि पहले कार्यकाल के शुरुआती 2 सालों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के पास दोनों ही सदनों में मजबूत बहुमत था, लेकिन इस दौरान वे टैक्स पे कटौती का एक कानून ही पास करवा पाए थे। तो जैसा आपने बात किया कि इसमें ये रोड़ा है कि आपकी बहुमत वाली स्थिति है, तो दूसरा अगर ऑब्स्टिकल माने तो वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अमेरिका में है कि वहाँ वैसे भले जैसे मैंने बताया कि 6 कंजर्वेटिव जज है, 3 डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप की सभी प्रशासनिक पहलुओं को या सभी प्रशासनिक उनकी कोशिशों को मंजूरी मिल ही जाए। बड़ी चीज़ ये है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साल 1970 से मौजूद जो गर्भपात का अधिकार है, उससे जो संघीय संरक्षण था उसको वापस लिया था, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के दौरान अपना चुनावी अभियान में वादा किया था और इस फैसले का नए नियुक्त किए गए जजों ने भी समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को किसी भी आपराधिक अभियोजन से पूरी तरह से छूट का अधिकार है। मतलब वो पद पे हैं, उस दौरान वो कुछ भी अपराध करें, उन पे मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसे में ट्रंप खुद के खिलाफ चल रहे कई मुकदमों से बरी हो गई, लेकिन उस मामले में यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर पर्सनल इश्यूज हैं, निजी मामले हैं, तो फिर राष्ट्रपति इस छूट के अधिकारी नहीं होंगे। तो बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की उन शिकायतों को भी खारिज कर दिया गया है जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की कोशिश के आरोप थे। तमाम चीजें हैं और बड़ी चीज आप देखें तो वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट इकाई है। तो एक ऑब्स्टिकल ये भी है कि अगर मुद्दे की बात आएगी और जो अगेंस्ट द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट अपना ऑप्शन वहां रखता है। तो बड़ी चीज ये है कि अगर एक स्टडी सेंटर की रिपोर्ट देखें जिसको प्यू स्टडी सेंटर कहा जाता है, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अलावा अमेरिका की जिला अदालतों के 60% जजों की नियुक्ति डेमोक्रेटिक के जो बाइडेन के कार्यकाल में हुई, जबकि 40% जज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में है। चूंकि अमेरिका में स्थानीय स्तर पर सरकार की व्यवस्था है, क्योंकि अमेरिका महासंघ है, फेडरल यूनियन, और संघीय व्यवस्था जो है वो व्हाइट हाउस से लागू किए गए बदलावों पर जरूरी सीमाएं लागू करती हैं निश्चित तौर पे। और अगर अमेरिकी संविधान के 10वें संशोधन की बात करें, जहां वो संशोधन राज्य या प्रदेश की सरकारों को बड़े स्तरों पर शक्ति देता है, जिसमें राज्यों के पास सिक्योरिटी, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, इलेक्शन प्रोसेस, क्रिमिनल लॉ, लेबर लॉ और संपत्ति से जुड़े अधिकार हैं। वहीं काउंटी और सिटी प्रशासन जो मेयर के अंडर में होता है और उनके पास जो है वो सार्वजनिक सुरक्षा, शहरी नियोजन, जमीनों का इस्तेमाल और इस तरह की दूसरी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो कुल मिला के राज्य और काउंटी और शहरी प्रशासन ये भी हैं जो मानने से इनकार कर सकते हैं ट्रंप सरकार की कुछ पहलों, और इनके पास जो 10वां संशोधन है उसके अनुसार विरोध करने की शक्ति है। तो बड़ी चीज ये है कि अभी भी अमेरिका में 50 राज्य हैं। ट्रंप 51वां राज्य कनाडा को बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 50 की बात कर रहे हैं तो 50 में से 23 राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर हैं और इन राज्यों का सहयोग या विरोध ट्रंप प्रशासन को बड़ी संख्या में प्रवासियों से प्रवासी जो है उनको देश से बाहर निकालने जैसी योजनाओं के लिए अहम हो सकता है कि वो सहयोग करेंगे या विरोध करेंगे, देखना होगा। क्योंकि ये एक तरह के जटिल और कठिन काम है बस रहे लोगों को वहां से निकालना, और इसमें स्थानीय सरकार के सहयोग के बिना निश्चित तौर पे कोई बड़ा निर्णय नजर नहीं आता होता हुआ और प्रभावी तरीके से अमल होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि उसमें स्थानीय सरकार के समर्थन के बिना जो संघ है वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कई शहरों और राज्यों ने खुद को प्रवासियों के लिए संरक्षित स्थान घोषित कर दिया है कि आपको कहीं से निकाला जा रहा है, आप यहाँ आइए। और बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही ये शिकायत उठने लगी थी कि अपनी राजनीतिक योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे थे ट्रंप। इसकी वजह राज्य और नौकरशाही के कामकाज को समझने में कमी और सार्वजनिक अधिकारियों या सिविल सर्विसेज का विरोध भी था।
और नौकरशाहों ने ही ट्रंप प्रशासन के आदेशों को गैरकानूनी या गलत मानते हुए उन्हें लागू करने में देरी की थी। इसीलिए तो वो इस बार डीओजीई डोज लाए हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो बड़ी चीज ये है कि वो पहले कार्यकाल में जब उन्होंने कार्यकारी आदेश को मंजूरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हजारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर उनकी जगह अपने समर्थकों को नियुक्त किया जाए, बाइडेन प्रशासन ने हालांकि इसे निरस्त कर दिया था। तो बड़ी चीज है कि ट्रंप ने अपने अभियान के दौरान दोबारा से उनको हटाने वाले कार्यकारी आदेश पर विचार करने के लिए भी कहा था। तो कुल मिला के बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी कंजर्वेटिव ग्रुप ने ऐसे हजारों लोगों का डेटाबेस तैयार किया है जो कि ट्रंप की पॉलिटिकल विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, ताकि उनको सरकारी अधिकारियों की जगह नियुक्त किया जा सके। अब बड़ी चीज एक ये भी है कि इस पहल को कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, इंस्टीट्यूशनल अड़चनें आ सकती हैं, पॉलिटिकल, और सबसे बड़ी अड़चन जो आएगी वो मजदूर संगठनों के स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो सारी बातें ऐसी भी हैं कि जैसे सरकार किसी ऑफिस को वाशिंगटन डीसी से बाहर और या किसी अन्य जगह पर भेजने का फैसला करे, तो कुछ अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि वह अधिकारी अपने परिवारों को वहां मूव करेंगे नहीं करेंगे, तमाम चीज। तो फिलहाल तो बहुमत वाली बात सीनेट में और सभा में, दूसरा कोर्ट वाला इशू लोकल और सुप्रीम कोर्ट वाला, उसके अलावा स्थानीय प्रशासन और राज्यों का मामला। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा एक और बड़ा जो अमेरिका का सेटअप है उसमें मीडिया और सिविल सोसाइटीज का बड़ी भूमिका है। भारत में ये जो है वो कमजोर नजर आती है चीजें, क्योंकि ट्रंप को पहले कार्यकाल के दौरान भी नागरिक संस्थाओं और मीडिया संस्थानों का भारी विरोध सहना पड़ा था। तो ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो मीडिया उनकी आलोचना में जुटा था, और इसके अलावा कई यूनियन और सिविल सोसाइटीज भी ट्रंप के फैसलों को रोकने के लिए लामबंद हुए थे। हालांकि अब मीडिया के मामले में थोड़ी स्थितियां बदली हैं, जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में इस बात का रिकॉर्ड रखा था कि उन्होंने कितनी बार झूठ बोला है या गलत जानकारी दी है। 4 साल में 30,000 से अधिक झूठ बोलने वाली बात वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखी थी। लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट ने रोजाना छपने वाले संपादकीय लेख को ना छापने का फैसला किया है, क्योंकि इस लेख में वॉशिंगटन पोस्ट चुनावों पर अपना नजरिया रखता था, क्योंकि इसकी बजाय अब अखबार ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को बढ़ावा देने की योजना बनाई थी। वहां अमेरिका में जो है वो मीडिया कुछ कुछ भारत जैसा ही है, लगभग बड़े समूहों के हाथ में है और हवा का रुख देख के चलता है। तो यह एक बड़ी चीज है। साथ ही क्योंकि जिस वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर रहा हूँ उसके मालिक जेफ बेजोस हैं, जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं, और हालांकि बेजोस जो है वो ट्रंप के मारे लोगों वाले निवास में मुलाकात कर चुके हैं। तो लेकिन कई संस्थान अभी भी ट्रंप सरकार के लिए अपना आलोचनात्मक रुख बनाए हुए हैं। तो सारी चीजें ये हैं कि अमेरिका में मीडिया और सिविल सोसाइटीज जो हैं वो ट्रंप के कदमों को रोकने के लिए एक बड़ा सहारा हो सकते हैं विरोधियों के लिए। हालांकि अमेरिका में चुनाव चलता है तभी तक पॉलिटिक्स चलती है, बाकी वो 3.5 साल के आसपास 4 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सरकारी एजेंडे को कितना पूरा कर पाते हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि एजेंडा जो है वो पब्लिक की प्रॉब्लम्स के साथ कितना फिट है और पब्लिक प्रॉब्लम को ट्रंप कितना समझ पाते हैं। क्योंकि ट्रंप पॉपुलर वोट में तो जीते हैं, लेकिन उन्हें नागरिकों से वास्तव में बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला है, क्योंकि ट्रंप को केवल 49.9% ही पॉपुलर वोट मिले हैं, जो कि कुल मतदाताओं का आधा हिस्सा भी नहीं है। कमला हैरिस से केवल 1.5% वोटों के अंतर से वे जीते हैं, और यह राष्ट्रपति चुनाव की एक करीबी जीत में से हैं। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि चुनाव में जिन भी मतदाताओं ने ट्रंप का समर्थन किया वह उनके कट्टर विचारों या प्रस्तावों का समर्थन नहीं करते। तो क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थकों का है, ट्रंप जो भी करना चाहते हैं वो उनका समर्थन करेंगे। वहीं दूसरा हिस्सा रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों का है, जो ट्रंप को ज्यादा पसंद नहीं करते, बस वह ट्रंप को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वह रूढ़िवादी है, वह टैक्स में कटौती चाहते हैं और कम रेगुलेशंस चाहते हैं। तो सारी चीजें देख के इस तरह से नजर आता है कि अमेरिका में ट्रंप की शपथ के बाद बहुत कुछ
बदलने वाला है। अगर ट्रंप को इन 5-6 संस्थाओं से या इन 5-6 सिस्टम से किसी प्रस्ताव पर किसी तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, तो वो क्या करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप ज़रूरत के हिसाब से खुद को ढालेंगे या अपने लक्ष्यों को हासिल न कर पाने के लिए दूसरों के मत्थे दोष बढ़ेंगे? बड़ा सवाल है, जवाब आप दो कमेंट में, आपको क्या लगता है? और फिर अब ज़रूर हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।